हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस 2026 का ये जो क्लास रहेगा, जो सीरीज आपको चल रहा है, ये आपको 4 रहेगा। ठीक है, इससे पहले 3 क्लास हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, आपके सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना होगा, वहां जाके सारे वीडियो को आप देख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बिहार पुलिस आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट सब है, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर आपको एमसीक्यू के रूप में करवाया जा रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये सवाल पूछा गया है बिहार पुलिस परीक्षा में। ठीक है, तो आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो सिंपली आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखना है, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा 7वां नंबर, वो रहेगा पारसी यहूदी धर्म। ये एक धर्म है। ठीक है, पारसी धर्म यहूदी धर्म है। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी 99 नंबर क्वेश्चन है कि तोरा इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा कि तौराह जो है वो इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो यहूदी, ऑप्शन नंबर है, यहूदी धर्म का तौराह है जो पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, यानी जो हिंदू हिंदू धर्म का जो पवित्र ग्रंथ माना जाता है वो गीता को मानते हैं। ठीक है, इसी तरह तौराह इस धर्म ग्रंथ का पवित्र ग्रंथ यानी यहूदी धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो तौराह है। ठीक है, क्या है? तो तौराह है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसकी हम व्याख्या देखते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तौराह जो है यहूदी यहूदी धर्म की मूल अवधारणाओं की शिक्षा देने वाला धार्मिक ग्रंथ है, जबकि बाइबिल बाइबिल जो है ईसाई धर्म का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। ये जो बाइबिल है ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, और हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ की बात करें, कौन हो जाएगा पवित्र ग्रंथ? आपको गीता हो जाएगा। ठीक है, हिंदू धर्म की पवित्र ग्रंथ क्या है? गीता हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो आपको टॉपिक है हर्यक हर्यक वंश, शिशुनाग व नंद और मौर्य वंश। ठीक है, चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? काफी इंपोर्टेंट है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी प्राकृत हो जाएगा। ठीक है, सम्राट अशोक के शिलालेख में मुख्य रूप से प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है, जिसे ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था। प्राकृत आम जनता की भाषा थी, ताकि लोग अशोक की भाषा का आसानी से समझ सके। अशोक ने अपने अभिलेख धर्म प्रचार के लिए लिखवाए थे। यानी यह जो प्राकृत भाषा थी उस समय में आसान भाषा थे। ठीक है, जो सब लोग जानते थे और समझ में आ सके, इसलिए अशोक ने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला 101 क्वेश्चन है कि किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के 3 रत्न अपना विश्वास प्रकट किया है? किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के 3 रत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? बताइएगा, याद रखिएगा, भावरू शिलालेख, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भावरू शिलालेख हो जाएगा। ठीक है, अशोक ने अपने भावरू लघु शिलालेख में बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ बुद्ध धम्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया था। यह शिलालेख अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो काफी इंपोर्टेंट है। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? काफी इंपोर्टेंट है और काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल 1/10/2023 में पूछा गया है ये प्रश्न है। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? उदयन ने किया। ऑप्शन नंबर सी, उदय ने किया। इसको आप याद रखिएगा, ये काफी इंपोर्टेंट है और काफी बार पूछा जा चुका है। मगध सम्राट के हर्ष वंश शासक उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या 461 गद्दी पर बैठा, यानी 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने अपने पिता उदयन ने उदयन के पिता जो हो गया अजातशत्रु हो गया, अजातशत्रु की हत्या 461 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। वो जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व का संस्थापक बिंबिसार था। इस तथा इस वंश का अंतिम राजा नाग दशक था। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पर जो था पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया? उदयन ने किया। ठीक है, उदयन ने अपने पिता की यानी अजातशत्रु की हत्या कर दी। किसके लिए? कि गद्दी के लिए हत्या किया था। कब किया था? 461 ईसा पूर्व में हत्या की थी। ठीक है, वो जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इतने याद रखिएगा।
और हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व का संस्थापक बिंबिसार था तथा इस वंश का अंतिम राजा की बात करें नाग दशक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था? कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था बताइएगा। कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो याद रखिएगा शिशुनाग वंश से संबंधित था। शिशुनाग वंश ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक के बारे में अगर बात करें, मौर्य वंश के संस्थापक की बात करें चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। हर्यक वंश के संस्थापक की बात करें बिंबिसार हो जाएगा। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिमुख था। कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक, यानी सातवाहन वंश का शासन सिमुख था, यानी संस्थापक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी शहर था? प्राचीन मगध की प्रथम राजधानी कौन सी शहर हो जाएगा? तो याद रखिएगा राजगिरी। राजगीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है? तो बूंदी गंडक जो है कोसी की सहायक नदी नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो याद करते चलिएगा। ठीक है, और पीडीएफ की बात करें, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम चैनल पर, वहां जाके ज्वाइन होइएगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक देश का निवासी था। बिंबिसार का जो राजवैद्य था वो कौन था? जीवक था। वो कहाँ के निवासी था? याद रखिएगा राजगिरी का, ऑप्शन नंबर डी राजगिरी का। ये आपको पूछा गया है 2024 में। ठीक है, अगला है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर विशाल हाथी का स्थापित है? किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? काफी इंपोर्टेंट है, बताइएगा। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो याद रखिएगा संकिसा, ऑप्शन नंबर सी संकिसा स्तंभ, ऑप्शन नंबर सी संकिसा स्तंभ हो जाएगा। ठीक है, अगला है 108 नंबर क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था, ऑप्शन नंबर डी बृहदत्त हो जाएगा। ठीक है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहदत्त था। ये आपको पूछा गया, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं, लौरिया अरेराज क्या है? लौरिया अरेराज क्या है बताइएगा, क्या हो जाएगा? ये स्तंभ लेख है, ऑप्शन नंबर ए स्तंभ लेख है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? तो कौन सा शिलालेख हो जाएगा? तो याद रखिएगा मस्की और गुदरी, यहाँ पे मस्की और गुर्जरा हो जाएगा। ठीक है, मस्की और गुर्जरा ये दोनों शिलालेख हो जाएंगे। ठीक है, अगला है 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पिज का युद्ध लड़ा गया था? बताइएगा। ये फॉरेस्ट गार्ड में आपको बिहार फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछा गया है प्रथम शिफ्ट में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पिज का युद्ध लड़ा गया था? याद रखिएगा झेलम नदी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी झेलम नदी। ठीक है, अगला है, मौर्य राज के संस्थापक, मौर्य राज के संस्थापक कौन थे, या मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? मौर्य राज के संस्थापक चंद्रगुप्त, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक के पिता थे, सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या थे बताइएगा। सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या हो जाएगा? बिंदुसार हो जाएगा। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति, यानी शांति नहीं थी, अशांति कहाँ थी? तो याद रखिएगा तक्षशिला में अशांति थी, ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी, चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अशोक महान पुत्र थे, अशोक महान पुत्र थे, अशोक महान जो पुत्र थे वो बिंदुसार के थे। ठीक है, बिंदुसार के, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चन, और 117 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सी कथन है जो सही है बताइएगा। 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ये आपको सही हो जाएगा। और उसके बाद कौन है?
आम्वी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। ये भी आपको सही होगा, बाकी सब क्या होगा, गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता है, तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा, विष्णुगुप्त। ठीक है, अगला है, अगला व्याख्या देखिए तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का महान महामंत्री था। इसको विष्णुगुप्त व कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। अर्थशास्त्र ये काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे हम लगा दे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की जो रचना की थी चाणक्य ने की थी। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारत समाज का दर्पण माना जाता है। ठीक है, अगला है, नामांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? तो कौन सा अभिलेख हो जाएगा? अमरावती। ऑप्शन में बी अमरावती। अगला क्वेश्चन, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? सांची स्तूप मूल रूप से किस शासक ने बनवाया था? बताइएगा कौन सा शासक जाएगा? अशोक जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अशोक ने बनवाया। चलिए अगला देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो याद रखिएगा स्वाधीनता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अशोक के प्रस्तार अभिलेख देश का प्रतीक थे। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? अशोक के प्रस्तार अभिलेख देश के प्रतीक थे, प्रशासन के प्रतीक। ऑप्शन नंबर सी प्रशासन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेला किस जैन संत के साथ गया था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत पर श्रवणबेलागोला किस जैन संत के साथ गया था? तो याद रखिएगा भद्रबाहु, भद्रबाहु के साथ गया था। अगला क्वेश्चन, सरनाथ का लोयन कैपिटल किस शासन से संबंधित है? सरनाथ का लोयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो याद रखिएगा अशोक। ऑप्शन नंबर बी अशोक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जैंड्रीमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? बताइएगा अग्रमीज एवं जैंड्रीमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? बताइएगा 125 का आंसर बताइएगा क्या होगा? याद रखिएगा यहाँ पे यूनानी स्रोत में मगध के शासक घनानंद को अग्रमीज एवं जैंड्रीमीज कहा जाता है। किसको? तो घनानंद को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? काफी इंपोर्टेंट है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आए थे? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार। काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? कौन है? खारवेल। खारवेल नरेश जिसको बोलते हैं खारवेल हो जाएगा। ठीक है, अगला है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया? बताइएगा कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कौटिल्य देश का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य जो था देश का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य याद रखिए चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी या गिरिब्रिज बोल सकते हैं। ठीक है, बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार किस वंश का राजा था? बताइएगा बिंबिसार किस वंश के राजा था? तो हर्यक वंश के राजा था। बिंबिसार हर्यक वंश के राजा था। अगला है, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? काफी इंपोर्टेंट है, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, सुंग वंश।
अगला जो है आपको स्क्रीन पे शुंग वंश है, ठीक है। तो शुंग वंश आपके स्क्रीन पे, तो शुंग वंश का जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो बाद में देखेंगे, ठीक है। यानी अगले वीडियो में देखेंगे शुंग वंश का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कितना क्वेश्चन है शुंग वंश का, ठीक है। यहाँ पे 11। चलिए शुंग वंश का क्वेश्चन है वो हम कल के वीडियो में देखेंगे। 9 और 10, 9 और 10 यानी 10 तक हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे 9वां टॉपिक रहेगा शुंग, कण्व और सातवाहन वंश हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन है तो इसको भी खींच देते हैं और अगले वीडियो में 11 से चलेंगे। 11 क्लास मतलब कि 11वां टॉपिक पर से चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश टॉपिक है और इससे क्वेश्चन है कि शुंग शासकों को राजधानी कहाँ थी। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी, विदिशा थी। ऑप्शन नंबर ए विदिशा थी, ठीक है। अगला है शुंग राज के संस्थापक कौन थे। शुंग राज के संस्थापक कौन थे। शुंग राज के संस्थापक पुष्यमित्र हो जाएगा। शुंग राज के संस्थापक कौन थे, पुष्यमित्र हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और चैप्टर बाय चैप्टर हो रहा है तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये आपके स्क्रीन पर आ गया जो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जितना मन उतना स्टार लगा दीजिएगा, ठीक है। योग दर्पण, योग दर्पण के संस्थापक कौन थे, काफी बार पूछा जाता है ये सब। योग दर्पण के संस्थापक कौन थे। योग दर्पण के संस्थापक कौन थे। योग दर्पण के संस्थापक पतंजलि हो जाएगा, ठीक है। योग करने वाला, एक्सरसाइज करने वाला, उसका संस्थापक कौन थे, पतंजलि, जो करवाते हैं रामदेव बाबा। ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक की बात करिए 10 नंबर में आ गया बराहा, बाहर के आक्रमण, हिंद, यवन, शक एवं पल्लव, कुषाण, ठीक है। ये टॉपिक हो गया। चलिए इससे हम क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं और सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी 136 नंबर क्वेश्चन है, चीनी जनरल पान जाओ ने किस कुषाण शासकों को हराया था। चीनी जनरल, चीनी जनरल थे, कौन थे, तो पान चाओ ने किस कुषाण शासक को हराया था। याद रखिए कनिष्क को हराया था। किसको, कनिष्क को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आयुर्वेद के महान, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित थे। आयुर्वेद के महान विद्वान कौन थे, तो चरक थे। और चरक किस शासक के काल से संबंधित था, तो याद रखिएगा कनिष्क के। ऑप्शन नंबर सी कनिष्क के। अगला क्वेश्चन को चलते हैं और ये बिहार पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछा गया। अगला है कनिष्क राजा थे, कनिष्क राजा थे, बताइएगा कनिष्क राजा थे कुषाण वंश के। कनिष्क जो राजा थे किस वंश के थे, तो कुषाण वंश के राजा थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुआ था। बौद्ध संगीत जो हुआ था वो 4 हुआ था और कौन कौन हुआ था इससे पिछले वीडियो में हमने बताए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा था तो जाके उस वीडियो को देख लिए, क्योंकि आपको मतलब कि बौद्ध संगीत से पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे दिया गया है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में। चलिए और यहाँ पे हम व्याख्या भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे दिया गया प्रथम बौद्ध संगीत, और प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था अजातशत्रु के काल में, और द्वितीय जो हुआ था कालाशोक के काल में, और तृतीय जो हुआ था अशोक के काल में, और चतुर्थ जो हुआ था कनिष्क के काल में हुआ था, जो आप देख सकते हैं। समय की बात करें, प्रथम जो हुआ था आपको 483 ईसा पूर्व में, सेकेंड 383 और थर्ड 250 बोल सकते हैं या 255, जहां रहता है वो 250, तो 250 में आप टिक लगा सकते हैं। और चौथा है प्रथम शताब्दी, ठीक है। और स्थान की बात करें, यहाँ पे स्थान काफी इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीत आपको राजगिरी में हुआ था, सेकेंड वैशाली में, और तृतीय यानी थर्ड पाटलिपुत्र में, और चतुर्थ यानी 4 कुंडलवर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलती है, उससे पहले हम नोट देख लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म में 2 शाखाओं हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया, यानी बट गया, बौद्ध धर्म में बट गया। और कौन 2 शाखाएं हो गए, हीनयान और महायान, ठीक है। चलिए इंपोर्टेंट नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। और याद रखिएगा वो 4 संगीत जो हुआ था वो याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ कहाँ हुआ था और किस स्थान पर हुआ था, किसके अध्यक्षता में हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था, वो सारे याद रखिएगा, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन डायडस में हुआ था। चलिए यहाँ पे प्रश्न भी आ गया, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन डायडस में हुआ था, याद रखिए कश्मीर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी कश्मीर में हुआ था, ठीक है। अगला है
निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? याद रखिएगा, पुरुषपुर या पेशवार, ठीक है, पेशवार, ठीक है। अगला है शक काल का आरंभ, यानी शक काल का जो आरंभ होता है वो 78 ईस्वी से होता है, शक काल का आरंभ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद कौन आया? भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद कौन आया? याद रखिएगा, शक और हुन आया। ऑप्शन नंबर बी, शक और हुन आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और ये सब याद रखिएगा, यहाँ पर आपको बिहार पुलिस फायरमैन में पूछा गया है, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 11 नंबर टॉपिक आ गया, ठीक है। और 11 नंबर टॉपिक हम कल के वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बेहतर बेहतर कंटेंट आपके बीच हम लाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।